एवरीवन, देन वेलकम बैक अगेन डे सेकंड। और डे सेकंड में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास सेकंड को, जिसमें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हमें पढ़ाना है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एंशिएंट, मेडाइवल और ब्रिटिश एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता अगर मैं इसकी एक वीडियो बनाती, तो बेहतर था कि मैंने सबसे पहले एंशिएंट पीरियड को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, ओनली वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और जो आपके क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उन्हीं की पॉइंट्स को मैंने लिया है। तो इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका एंशिएंट पीरियड। तो चलते हैं वीडियो में आगे की एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड जो था आपका 2500 से 500 ईस्वी पूर्व तक था। और इसमें मोस्टली वेदों का वर्चस्व रहा, मतलब इसमें जो हाईली कंपेरेबल था वो सिर्फ आपके वेदास थे। तो वैदिक काल एक ऐसी शिक्षा प्रणाली थी जिसका विकास वैदिक धर्म और दर्शन पर आधारित था। वैदिक काल में बहुत सारे विद्वान होते थे, जिनके अकॉर्डिंग वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और आपके 2 पार्ट्स कौन कौन से थे? फर्स्ट था आपका प्रारंभिक वैदिक काल और सेकंड था आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो आपका था उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार था। मीन्स ना तो राजा ही उसमें हस्तक्षेप करता था और ना ही प्रजा। जो नियम बनाए जाते थे, जो शिक्षा दी जाती थी, किस तरीके से देनी है, किसको देनी है, ये सभी निर्णय गुरु करता था, मीन्स ब्राह्मण करता था। इसलिए इस शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रणाली का विकास हिंदुओं के द्वारा हुआ, तो इसका सेकंड नेम क्या होगा? हिंदू शिक्षा प्रणाली। अगर क्वेश्चन आता है कि वैदिक कालीन शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है, अगर आपके ऑप्शन में ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली है तो आप इस पे टिक करेंगे। अदरवाइज अगर हिंदू शिक्षा प्रणाली है और ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली नहीं है तो आप हिंदू शिक्षा प्रणाली पे टिक करेंगे। और अगर दोनों है तो दोनों का आंसर चूज करेंगे। इसके साथ साथ हम देखें कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण क्या थे, की फीचर्स क्या थे इसके। तो इसका जो विकास था वो वैदिक काल में हुआ था, इसलिए इसको वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या सिचुएशंस थी, इसकी क्या क्या इसके फीचर्स थे, उन पर हम बात करेंगे। फर्स्ट इसके जो फीचर्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, वो फर्स्ट में था राज्य के नियंत्रण से मुक्त। मीन्स शिक्षा व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में नहीं थी, राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं था, शिक्षा पर कोई कर नहीं था, शिक्षा के लिए राजा कोई निर्णय नहीं लेता था, सिर्फ और सिर्फ गुरु लेता था। संपूर्ण व्यवस्था गुरु के व्यक्तिगत निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती थी कि किस वर्ण को शिक्षा देनी है, किसको शिक्षा नहीं देनी, ये सब गुरु के अधीन होता था। सेकंड आपका निःशुल्क एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में भी फ्री एजुकेशन दी जाती है, और वैसे ही इन एंशिएंट पीरियड भी फ्री एजुकेशन दी जाती थी। शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। गुरु शिष्यों के भोजन, आवास एवं शिक्षा की व्यवस्था करते थे। मीन्स अगर कहें तो हॉस्टल पहले भी थे, जिनको गुरुकुल कहा जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे। उसमें कोई भी फोर्स नहीं करता था कि तुम्हें क्या देना है क्या नहीं देना है। आय के स्रोत, अब नॉर्मल सी बात है, अगर शिष्य अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग दक्षिणा देते थे तो गुरु की आय कैसे चलती थी? तो आय के जो स्रोत थे उनमें क्या थे? 3 स्रोत थे। तीनों स्रोतों में फर्स्ट डोनेशन मीन्स दान, सेकंड भिक्षा, और थर्ड था आपका गुरु दक्षिणा। राजा समाज के धनाढ्य व्यक्ति और सामान्य जनता भूमि, अन्न, पशु, वस्त्र एवं धन का दान करते थे। जैसे प्रजा से भिक्षा,
शिष्य मांगने जाते थे भिक्षा में, उन्हें कोई उपहार, अनाज, अन्न, वस्त्र, धन आदि दे दिए जाते थे, तो वो सभी किसको जाते थे? गुरु को। इसी तरीके से जो राजा होते थे वो उनको भूमि प्रदान करते थे कि यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके साथ साथ में शिक्षा की संरचना एवं संगठन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो था आपका, वो कैसा था? वैदिक शिक्षा 2 स्तर में विभाजित थी। फर्स्ट आपका प्रारंभिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एंड देन जो कि परिवार में दी जाती थी। इसके लिए जो उम्र आयु थी वो थी 5 वर्ष, और इस 5 वर्ष में क्या होता था? विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता था कुल पुरोहित के द्वारा। सेकंड, इसमें भाषा, गणना एवं धार्मिक संस्कारों का प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता था। तो नॉर्मली आपको क्या याद रखना है इसमें कि प्रारंभिक शिक्षा में विद्यारंभ होता था। अगर विद्यारंभ होता था तो वहाँ पे विद्यारंभ संस्कार भी होगा, और उसके साथ साथ में मेन जो आपकी मदर टंग के साथ में सिखाई जाती है प्रारंभिक नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज क्या थी उसमें? धार्मिक संस्कार, गणना, भाषा, बोलना सिखाना, अनुशासन सिखाना, व्यवहार से सीखना, ये सभी आपकी प्रारंभिक ज्ञान थे। सेकंड था आपका हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के कहाँ पे मिलती थी? गुरुकुलों में दी जाती थी, और इसके लिए आयु क्या होती थी? 8 से 12 वर्ष की आयु होती थी। मीन्स विद्यारंभ के लिए 5 वर्ष, उपनयन संस्कार के लिए 8 से 12 वर्ष, जिसके बाद में प्रवेश मिलता था गुरुकुल में। अब अकॉर्डिंग टू एंशिएंट पीरियड, एजुकेशन का मीनिंग क्या होता था? एजुकेशन का मीनिंग ओनली ज्ञान प्रदान करना नहीं था, ना ही प्राप्त करना था। एजुकेशन का मीनिंग था नॉलेज, लर्निंग, ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन। मीन्स विद्या ददाति विनयम, इस शब्द को पूर्ण किया जाता था। ज्ञान से विद्या, विनय और अनुशासन तीनों मिलते थे। इसके साथ में शिक्षा के जो उद्देश्य थे, डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को निर्माण किया गया और उनको अच्छे से बताया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि अल्तेकर के अनुसार प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो ईश्वर भक्ति एवं धार्मिक भावना का विकास, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सामाजिक कुशलता, भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, ये सभी आपके एंशिएंट पीरियड के मेन एम्स थे। इसके साथ साथ में वैदिक शिक्षा के जो अदर्स एम्स थे, अदर ऑब्जेक्टिव्स थे, वो क्या थे? ज्ञान का विकास। ज्ञान का विकास में क्या था आपका कि ज्ञान को तीसरा नेत्र माना गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है ओवरऑल, और नेक्स्ट टाइम की भी पॉसिबिलिटी है। सेकंड, भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता था। सेकंड है सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध। थर्ड है आपका संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, जो भी आपकी परंपराएं थी उनका हस्तांतरण करना, उनको आगे नई पीढ़ियों तक पहुंचाना, ये सभी तब भी था। इसके साथ में नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मोरल डेवलपमेंट में क्या था आपका? ब्रह्मचर्य, आत्म संयम, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, ये सभी क्या होते थे? ये चरित्र के विकास के लिए होते थे। स्वयं पर कंट्रोल करना होता था, स्वयं की पर्सनैलिटी को निखारना होता था, इम्प्रूव करना होता था। जीविका उपार्जन एवं कौशल विकास, जो आम लोग थे वो जीविका उपार्जन के लिए क्या क्या करते थे? क्या व्यवसाय था उनका? फर्स्ट उनका कृषि था, सेकंड पशुपालन, थर्ड आपका हस्तशिल्प एंड विभिन्न कला कौशल। विभिन्न कला कौशल में जैसे कि आपका शिल्प कला हो गई, कहीं पर भी पत्थरों पर कारीगरी करना, मिट्टी से मूर्तियां बनाना, कोई नई वस्तु बनाना, ये सभी आपका क्या हो गया था? विभिन्न कला कौशल में आ गया था। और इसके साथ साथ में क्षत्रियों के अकॉर्डिंग तलवारबाजी सीखना। एंड नेक्स्ट है आपका आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति में जीवन का अंतिम लक्ष्य मौन माना गया। मीन्स व्यक्ति की उम्र
वृद्धावस्था में पहुंच जाती थी तो वह सब कुछ छोड़ करके पर्वतों में हिमालय पर्वत आदि बहुत सारे पर्वत थे जहाँ पे वो निकल जाते थे और अध्यात्म उन्नति करते थे। नेक्स्ट हमारा स्वास्थ्य संवर्धन एवं संरक्षण, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, व्यायाम करना, सात्विक भोजन लेना, स्वच्छ जीवन और स्वस्थ शरीर एवं निर्मल मन पर विशेष बल दिया जाना। इसके साथ साथ में जो एंशिएंट पीरियड में करिकुलम था वो क्या था, प्रारंभिक करिकुलम क्या था आपका, भाषा, व्याकरण, छंद, गणना, सामाजिक व्यवहार, धार्मिक क्रियाएं, और इसके साथ में जो उच्च पाठ्यचर्या होती थी जिसके लिए गुरुकुल जाते थे उसमें क्या था कि सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा, दो शिक्षाओं में उसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका सामान्य शिक्षा थी और सेकंड आपका था विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा में क्या था, संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता था, व्याकरण का बोध कराया जाता था, धर्म के बारे में बताया जाता था, जो भी शास्त्र थे, वेद थे, उनके बारे में बताया जाता था। इसके साथ साथ में विशिष्ट शिक्षा, जैसे कि किसी को राज्य कार्य में मदद करनी होती थी, राजा के यहाँ पे कार्य करना होता था तो उसको विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे कि इतिहास के बारे में जानकारी, पुराणों के विषय में, नक्षत्र विद्या, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, सैन्य शास्त्र, कृषि शास्त्र, इन सब के बारे में उसको नॉलेज दी जाती थी। अब इसके साथ साथ में प्रा और अपरा ज्ञान, इन दोनों एजुकेशंस का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अपरा में क्या था, भाषा, व्याकरण, गणित, कृषि, कला कौशल, राजनीति और व्यायाम, ये सभी वे क्रियाएँ थी जो कि आपकी अपरा विद्या मीन्स मटेरियल एजुकेशन में आती थी, भौतिक, और प्राविद्या आध्यात्मिक से रिलेटेड थी। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या था इसमें, वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, ईश्वर भक्ति, आत्मसंयन, इनके द्वारा व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। इसके साथ साथ में जो शिक्षण की विधियाँ थी, शिक्षण की विधियों पर 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी तक आ चुके हैं। और शिक्षण की विधियाँ क्या थी, मौखिक विधि, अनुकरण, आवर्ती एवं कंठस्थ विधि, व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। इसके साथ साथ में कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ, श्रवण, मनन और निध्यासन। ये जो आपका वर्ड है श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको पूछ लिया जाता है कि इसका मीनिंग क्या है या फिर यह विधि किस काल में अपनाई गई। इसके साथ साथ में कहानी विधि, तर्क विधि भी वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। शिक्षा का माध्यम आपका संस्कृत भाषा थी और नाइकिया मोनिटोरियल सिस्टम भी पहले था। इसके साथ साथ में अनुशासन पर अत्यधिक जोर दिया गया, जैसे कि सुबह जल्दी उठना शारीरिक अनुशासन में आता था, ब्रह्मचर्य को अपनाना, सादा जीवन जीना, श्रृंगार एवं विलासिता से दूर रहना, मानसिक अनुशासन अपनाना, सत्य को अपनाना, कभी झूठ ना बोलना, ये सभी क्या थे, ये सभी अनुशासन में आते थे मानसिक रूप से, मन की शांति के लिए। इसके साथ साथ में आध्यात्मिक अनुशासन, आत्मज्ञान करना, लोक कल्याण की भावना, जो सन्यासी होते थे उनमें ये भावनाएं और इस तरीके का अनुशासन अत्यधिक पाया जाता था। इसके साथ साथ में वैदिक काल में दंड की जो व्यवस्था थी उसमें क्या था कि जब कोई नियमों का उल्लंघन करता था तो उसको दंड दिया जाता था। मनु, गौतम एवं विष्णु शारीरिक दंड के पक्ष में नहीं थे। और इसके साथ में याज्ञवल्क्य ने विशेष परिस्थितियों में इसकी अनुमति दी। जो याज्ञवल्क्य थे वो एक महान ऋषि थे, उनके अकॉर्डिंग इसकी अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों में दी गई। और जो गुरु होता था, गुरु के आदर्श गुण क्या क्या थे, गुरु विद्वान होना चाहिए, स्वाध्यायी होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए और समाज में उसका सर्वोच्च स्थान हो। इसके साथ साथ में गुरु शिष्य के भोजन, आवास, स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास के भी उत्तरदायित्व होते थे। जो स्टूडेंट्स होते थे वो क्या थे, वो ब्रह्मचर्य
पालन करते थे, सात्विक भोजन करते थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे और गुरु की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अध्ययन करते थे, व्यायाम और यज्ञ हवन करते थे। और जो पहले गुरु और शिष्य का संबंध होता था वो कैसा था? गुरु शिष्य को पुत्र के समान मानते थे और शिष्य गुरु को पिता के समान मानते थे। गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। गुरु शिष्य संबंध प्रेम, विश्वास एवं अनुशासन पर आधारित था। इसके साथ साथ में जो मेन की पॉइंट्स हैं वो हैं आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एंशिएंट पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि एजुकेशन के एरिया में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा और प्रेजेंट टाइम में भी आपकी जो एजुकेशन है वो एंशिएंट पीरियड से ही इफेक्ट है। तो फर्स्ट है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे प्राचीन एवं संगठित प्रणाली थी जिसकी वजह से आज नवीन प्रणालियां विकसित हुई हैं। गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की जाती थी। जैसे कि आपने देखा होगा अब प्रेजेंट टाइम में हॉस्टल्स का निर्माण होने लगा, व्यक्ति बाहर रह करके शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा पूर्णतः आवासीय थी, जो कि मेन एरिया थे उनसे थोड़ा हटकर थी। गुरु एवं शिष्य के बीच पारिवारिक संबंध होते थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। इसके साथ साथ में होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपका शारीरिक विकास, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यक्तित्व, ये ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता था अपने शिष्य का। और इसके साथ में चरित्र निर्माण में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम, अनुशासन, सेवा भावना, इन सभी पर बल दिया गया। स्पिरिचुअल एजुकेशन हमें मिली और इसके साथ साथ में प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर, वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग ही हमें प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर किस तरीके से करना है वो पता चला। जैसे कि वेदों का, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण, इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, इनसे किस प्रकार की मॉरल एक्टिविटी सीखी जाए, ये सभी आपको पता चलता है। इसके साथ में गुरु शिष्य की परंपरा जो है वो वैदिक काल से चली आ रही है। और निःशुल्क शिक्षा आपकी एंशिएंट पीरियड से लेकर के आज प्रेजेंट टाइम व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन में क्या था? कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, शिल्प कला, धातुकर्म, हस्तशिल्प आदि थे। वैज्ञानिक ज्ञान का विकास हमारी एंशिएंट पीरियड की देन है। और इसके साथ साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एंशिएंट पीरियड के प्रमुख विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटियों के नाम लिखें, तो उनमें क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी, ये सभी ऐसे विश्वविद्यालय थे जो बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित हैं। इसके साथ साथ में नवीन शिक्षण विधियों का जो विकास हुआ वो भी एंशिएंट पीरियड की ही कंट्रीब्यूशन है। और अनुशासन पर जो बल दिया जाता है वो भी आपका एंशिएंट पीरियड का ही कंट्रीब्यूट था। मातृभाषा एवं संस्कृति का विकास, बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? मदर टंग एंड देन नॉर्मल लैंग्वेज, ये भी आपका एंशिएंट पीरियड से ही रिलेट करता है। इसके बाद में वुमेन एजुकेशन सबसे पहले हमारी एंशिएंट पीरियड से स्टार्टिंग थी। जैसे कि एंशिएंट पीरियड में भी वुमेन को एजुकेशन दी जाती थी, वहाँ भी बहुत सारी विदुषियाँ थी जिसमें कि मेन रोल है आपका गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा। और ये क्वेश्चंस आपका बीएड के साथ साथ में एमएड में भी पूछा जाता है और एमएड एंट्रेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार भारत को और भी जो देन थी वो क्या थी? जीरो मिला, डेसिमल सिस्टम, योगा, आयुर्वेदा, फिलोसफी, मेडिटेशन, गुरुकुल प्रणाली, विश्वविद्यालय प्रणाली, ये सभी जो था ये आपका एंशिएंट पीरियड की ही देन था। तो इसमें जो मेन रोल है आपके, मेनली आपसे जो पूछा जाएगा वो नॉर्मल क्या पूछा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका कि आपका जो एंशिएंट पीरियड है उसकी क्या टाइमिंग है। सेकंड आपका क्वेश्चन होगा एंशिएंट पीरियड में किए जाने वाले संस्कार विद्या के लिए।
जैसे विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, इसी तरीके से गुरु और शिष्य का संबंध। नेक्स्ट होगा आपका प्रमुख विश्वविद्यालय संस्थाएं। इसके बाद में आपका होगा कि अनुशासन में किस तरीके से उसने योगदान दिया, स्त्री शिक्षा और मेन यूनिवर्सिटीज़ जो कि आज भी कार्य कर रही हैं और आज भी प्रचलित है। इसके साथ साथ में जो एट द लास्ट आपका क्वेश्चन होगा वो होगा कि आप ये बताइएगा कि ज्ञान के स्रोत क्या थे, जैसे अपरा, विशिष्ट ज्ञान, सामान्य ज्ञान, इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके साथी जो भी हैं उन सभी से ये वीडियो शेयर की जाए, और साथ में ही CCS यूनिवर्सिटीज़ की ओपन वेबसाइट पर आपको एमएड एंट्रेंस के लास्ट ईयर एग्ज़ाम पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप कवर अप करते रहें। साथ के साथ आपको यहाँ पे भी एट लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिए जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, उनका क्या पैटर्न होता है। सो थैंक यू सो मच।